नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव मिश्रा। स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल SRM एजुकेट एक पहल प्रयास से सफलता पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पहले वीडियो में उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में जाने थे, आशा करता हूँ आप लोगों ने वो पूरा वीडियो देखा होगा, आपको पसंद भी आया होगा। आज हम लोग दोस्तों चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के साहित्य, कला और संस्कृति की। बात करी जाए अगर उत्तर प्रदेश के साहित्य, कला और संस्कृति की, तो प्रदेश की जो भागीदारी, हिस्सेदारी इसमें रही वो अतुलनीय थी। बिना उत्तर प्रदेश के साहित्य के भारत का इतिहास, भारत का साहित्य अधूरा है। बात करी जाए यहाँ के रचनाकारों की, कबीरदास, तुलसीदास, रैदास, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, फिराक गोरखपुरी, मजनू सुल्तानपुरी जैसे कई प्रसिद्ध रचनाकार हुए, साहित्यकार हुए। यहाँ के प्रसिद्ध घराने, किराना घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना, आगरा घराना, ऐसे ऐसे घराने हुए जो कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश में ख्याति प्राप्त हुई। विश्व में भी उन्होंने अपने हुनर का परचम लहराया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के कला, साहित्य और संस्कृति के बारे में। उत्तर प्रदेश की संस्कृति, जैसा कि आप लोग दोस्तों जानते होंगे, आपने पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग भ्रमण किया होगा, तो कहीं ना कहीं से आप उत्तर प्रदेश की संस्कृति से जुड़े हुए होंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग मिलकर उत्तर प्रदेश की संस्कृति। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश कला, संस्कृति एवं साहित्य। कला, संस्कृति और साहित्य की बात करी जाए तो भारत में उत्तर प्रदेश का योगदान बहुत ही रहा है। चाहे संस्कृति हो, चाहे कला हो, हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का योगदान बढ़ चढ़कर रहा है। भारत की सांस्कृतिक राजधानी, अगर भारत की बात करी जाए तो भारत की सांस्कृतिक राजधानी प्रदेश का ज़िला वाराणसी बहुत पहले से चली आ रही है। अब अगर दोस्तों बात करते हैं हम लोग भारतीय संगीत की, तो भारतीय संगीत, इंडियन म्यूज़िक दो भागों में बटा, दो तरीके का होता है। एक गायन संगीत और एक वाद्य यंत्र संगीत। गायन संगीत जिसमें गाना वगैरह गाया जाता है, राग गाए जाते हैं। कई सारे राग प्रसिद्ध हैं हमारे देश में, जैसे आपका राग मल्हार हो गया, बहुत ही प्रसिद्ध राग मल्हार। और एक आपका वाद्य यंत्र संगीत होता है। वाद्य यंत्र संगीत जैसे वायलिन हो गया, गिटार हो गया, बांसुरी हो गया, सरोद हो गया, सारंगी हो गया, इन सब से। अब भारत की सबसे प्राचीन गायन शैली जो थी वो ध्रुपद है। कौन सी है दोस्तों? ध्रुपद। गाने की शैलियाँ हुआ करती हैं, कई रागों में गाना गाया जाता है। तो जो भारत की जो सबसे प्राचीन गायन शैली है वो है दोस्तों हमारी ध्रुपद। प्रसिद्ध संत श्री वल्लभाचार्य ने मथुरा और वृंदावन में पुष्टि संप्रदाय की स्थापना करी। एक प्रसिद्ध संत थे जिनका नाम था वल्लभाचार्य। इन्होंने पुष्टि संप्रदाय की स्थापना करी। कहाँ पर? तो मथुरा और वृंदावन में। श्री वल्लभाचार्य जी ने ही मंदिरों में भजनों और संगीतों को पूजा अर्चना के लिए इस्तेमाल करने की शुरुआत करी। इससे पहले मंदिरों में भजन, कीर्तन, गाना वगैरह नहीं हुआ करते थे। वल्लभाचार्य जी ने मंदिरों में भजन, कीर्तन, गानों को मंदिरों में भजन के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। वल्लभाचार्य के शिष्य विट्ठलनाथ के द्वारा कृष्ण लीला के लिए अष्टछाप कपियों की स्थापना करी गई। दोस्तों, वल्लभाचार्य के एक शिष्य थे जिनका नाम था विट्ठलनाथ। आज कृष्ण के ऊपर हम लोग जितनी भी
श्री कृष्ण के ऊपर हम लोग जितनी भी रचनाएं देख रहे हैं, जितने भी कवि देख रहे हैं, बहुत ही ख्याति प्राप्त हुए कृष्ण के ऊपर रचनाओं को लेकर लिखकर। तो उन सब के पीछे कहीं ना कहीं हाथ हमारे विट्ठलनाथ जी का रहा। इन्होंने कृष्ण लीला को आगे बढ़ाने के लिए अष्टछाप कवियों की स्थापना करी। अष्टछाप कवियों में सूरदास, नंददास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, कृष्णदास, धीत स्वामी, गोविंद स्वामी, ये अष्टछाप कवि थे। और इन सब का काम क्या था दोस्तों? कृष्ण लीला के बारे में लिखना। सूरदास, आप जानते होंगे, सूरदास कृष्ण के ऊपर ही रचनाएं लिखे और आज तक भले वो हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन अपनी कृतियों, अपनी कविताओं, अपने गद्यों और पद्यों के माध्यम से वो आज भी हमारे बीच में जीवित हैं। मथुरा एवं वृंदावन के ही हित हरिवंश को ही कृष्ण की वंशी कहते हैं। मथुरा और वृंदावन के ही एक हित हरिवंश हैं, इनको कृष्ण जी की वंशी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है, इन्हें ऐसे ऐसे गीत लिखे हैं कि ऐसा लगता है कि स्वयं कृष्ण जी की बांसुरी बज रही हो। स्वामी हरिदास को ध्रुपद गायन की शैली का संस्थापक माना जाता है। गायन की एक शैली है दोस्तों ध्रुपद, उसको उस शैली का संस्थापक किसे माना जाता है दोस्तों? तो स्वामी हरिदास जी को ध्रुपद शैली का संस्थापक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों हम अपना। हरिदास के शिष्य तानसेन, सभी लोग परिचित होंगे आप लोग तानसेन से, जो कि शिष्य किसके थे? हरिदास के ही शिष्य थे। तानसेन दोस्तों अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे तानसेन। इनका ओरिजिनल नाम रामतनु पांडे था। ओरिजिनल नाम क्या था दोस्तों? रामतनु पांडे। कई बार एग्ज़ाम्स में नया नाम इनका ओरिजिनल नाम पूछा गया है। कई सारे लोगों का ओरिजिनल नाम पूछ दिया जाता है। तो तानसेन का ओरिजिनल नाम क्या है दोस्तों? रामतनु पांडे। ये दीपक राग गाया करते थे और मल्हार राग गाया करते थे। 2 प्रकार के राग गाया करते थे, दीपक राग और मल्हार राग। दोस्तों भारत में जो प्राचीन शैली थी गायन की, वो कुछ प्रमुख शैलियाँ मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे प्राचीन जो शैली थी अभी मैंने आपको बताया ध्रुपद, और उसके बाद धमार, ख्याल, टप्पा, चैती, कजरी, करवाली, बंदिश, ठुमरी, गज़ल, तराना, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, गीत, भजन, लोकगीत। इन कुछ प्रमुख शैलियों में भारतीय संगीत इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। और भारतीय संगीत जो है दोस्तों, वो भारत की सीमाओं में ही नहीं, भारत की सीमा से परे ही काफ़ी प्रख्यात हुआ है, काफ़ी विख्यात हुआ है। तो ये थी दोस्तों कुछ गायन शैलियाँ। कौन कौन सी हैं एक बार फिर से सुन लीजिए। सबसे प्राचीन है आपकी ध्रुपद, फिर धमार, ख्याल, टप्पा, चैती, कजरी, करवाली, बंदिश, ठुमरी, गज़ल, तराना, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, गीत, भजन और लोकगीत। ये भारत में गायन शैलियाँ हैं। चलिए, स्वामी हरिदास जी की जयंती पर ध्रुपद मेला मथुरा में आयोजित किया जाता है। प्रतिवर्ष ध्रुपद मेला मथुरा में आयोजित किया जाता है। किसकी जयंती पर? स्वामी हरिदास जी की जयंती पर। अब भारत के कुछ प्रमुख ध्रुपद गायक देख लेते हैं। ताज बेगम मथुरा एवं वृंदावन में कृष्ण भक्ति के लिए प्रसिद्ध थी। ये ताज बेगम। राम पदरथ बरेली के थे। ध्रुपद गायक के एक बहुत उम्दा कलाकार आमिर खुसरो
भारतीय रागों में ईरानी रागों का मिश्रण करके संगीत ख्याल गायकी की शुरुआत करी। ख्याल गायकी अभी जैसा मैंने आपको बताया था, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, तो ख्याल गायकी की शुरुआत किसने करी? आमिर खुसरो ने करी। कव्वाली और तराना गायकी का भी प्रतिपादन इन्होंने ही किया था। कव्वाली का और तराना गायकी का प्रतिपादन जो किया वो आमिर खुसरो जी ने ही किया। सितार का विलंठित वादन शुरू किया। सितार का विलंठित वादन भी इन्होंने शुरू किया। एक नए प्रकार की कला से सितार को बजाने का सिलसिला इन्होंने शुरू किया, जो कि बाद में आगे चलकर बहुत प्रसिद्ध हुआ, पूरे भारत में प्रसिद्ध हुआ। जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह तर्की ने टप्पा गायन शैली का आविष्कार किया। टप्पा गायन शैली का आविष्कार किसने किया? जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह तर्की। ये दोस्तों ये टप्पा है, गज़ल है, धमार है, ख़याल है, छोटा ख़याल, बड़ा ख़याल, ये सब गायन की शैलियाँ हैं। इन शैलियों में गाया जाता है। अगर आप लोग थोड़ा बहुत संगीत से मोह रखते होंगे, स्नेह रखते होंगे, तो थोड़ा बहुत इतना आपको पता होगा कि गाने की जो कुछ शैलियाँ होती हैं उस शैली में गाया जाता है। गाने के पिच होते हैं कि सी स्केल में गाओगे आप, बी स्केल में गाओगे, ए स्केल में गाओगे। वो जब आप संगीत के और अंदर जाएंगे तब आपको पता चलेगा। कुछ संगीतज्ञों का स्केल निश्चित होता है कि ये संगीतज्ञ हमेशा सी स्केल में गाएगा, ये हमेशा ए स्केल में गाएगा, ये हमेशा सी शार्प में गाएगा। तो ये जब आप संगीत के बहुत अंदर घुसेंगे तब आपको पता चलेगा। वैसे मेरा भी संगीत से बहुत स्नेह रहा है। चलिए आगे देखते हैं। जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह तर्की ने टप्पा गायन की आविष्कार किया। प्रसिद्ध गज़ल गायिका बेगम अख्तर फैजाबाद से संबंधित थी। बेगम अख्तर कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। बेगम अख्तर ये किससे संबंधित थी दोस्तों? गज़ल गायिका थी और फैजाबाद की रहने वाली थी। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी बनारस घराने से संबंधित थी, बनारस से संबंधित थी। प्रसिद्ध कथक नृत्यिका सितारा देवी और अलकनंदा देवी वाराणसी से थीं। अभी हमने आपको बताया दोस्तों, कला और संस्कृति का केंद्र ही बनारस रहा। प्राचीन समय से कला और संस्कृति का जो केंद्र रहा वो बनारस रहा। बनारस से आपको कई सारे कलाकार देखने को मिलेंगे। प्रसिद्ध कथक नृत्यिका सितारा देवी और अलकनंदा वाराणसी से ही थीं। शंभुनाथ मिश्र सारंगी बजाते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे। पंडित रविशंकर महाराज सितार बजाते थे। ये तीनों ही कहाँ से संबंधित थे दोस्तों? तो वाराणसी से संबंधित थे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग, उत्तर प्रदेश में संगीत के घराने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, कई बार एग्ज़ाम्स में आया है, इसको आप लोग बिल्कुल रट लीजिएगा। संगीत के घराने। तो आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीत घराने। सबसे पहले बात करते हैं अपनी राजधानी लखनऊ घराने की। इनके कुछ प्रमुख व्यक्ति भी देख लेते हैं, इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। मोटू खां और बख्तसूर खां ये प्रसिद्ध तबला वादक थे। कौन थे दोस्तों? तो प्रसिद्ध तबला वादक थे ये। शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरहू महाराज। लच्छू महाराज जी के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। लच्छू महाराज, ये तीनों लोग, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरहू महाराज, ये कथक के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। अब बात करते हैं दोस्तों आगरा घराने की। तो आगरा घराने में मुग़ल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र बना, वो बना हमारा आगरा घराना। इसे कव्वाल बच्चा भी कहा जाता है, कव्वाली का बच्चा भी कहा जाता है। अकबर के दरबारी गायक सुजान खां आगरा घराने के संस्थापक थे। सुजान खां अकबर के एक दरबारी गायक थे। इनको आगरा घराने का संस्थापक कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने आगरा घराने की स्थापना की थी। उस्ताद फयाज खां प्रसिद्ध गायक हैं, आगरा घराने से ही संबंधित हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट किराना घराना,
किराना घराना जो थे दोस्तों, सभी घरानों में से एकमात्र घराना जिस घराने को भारत रत्न प्राप्त हुआ। इस वजह से किराना घराना बहुत इम्पॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि केराना लिख गया है दोस्तों, कैराना शामली में है। शामली में एक स्थान पड़ता है कैराना, वहीं पर किराना घराना स्थित है। उस्ताद अब्दुल करीम खां शास्त्रीय गायक हैं और किराना घराना के संस्थापक हैं। किराना घराना के संस्थापक कौन है दोस्तों? उस्ताद अब्दुल करीम खां। पंडित भीमसेन जोशी, सभी लोग इनके बारे में जानते होंगे। शास्त्रीय गायक थे ये और इनको भारत रत्न प्राप्त हुआ था। गंगूबाई हंगल गायिका थी ये। मन्ना डे गायिका थे। बेगम रोशन आरा गायिका थी। तो ये सभी भारत के प्रसिद्ध कलाकार किराना घराना से संबंधित थे। मुरादाबाद घराना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुरादाबाद घराना। घरानों में दोस्तों क्या हुआ करता था कि यहाँ के लोग, कोई तबला घराने के लिए बहुत प्रसिद्ध था, तबला के लिए बहुत प्रसिद्ध था। जैसे एक फर्रुखाबाद घराना भी है। फर्रुखाबाद में जो तबला का वादन होता है, कई लोगों को शायद यहाँ ना पता हो कि फर्रुखाबाद का जो तबला वादन है, तबला वादन जी की जो शैली है यहाँ की, वो पूरे भारतीय संगीत से बिल्कुल हटकर है। जब कभी आप जाकिर हुसैन जी को सुनेंगे तबला बजाते हुए देखेंगे तो चर्चा करते हैं फर्रुखाबाद की तबला वादन शैली की। तो घरानों का अपना अपना एक राग हुआ करता था, उसमें वो लोग माहिर हुआ करते थे और उसमें बाकी जो उनके शिष्य हुए वो पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए। जैसे कि मुरादाबाद घराने की लता मंगेशकर जी, इनके जो गुरु थे वो अमान अली थे, गायक थे, और इनकी शिष्या हुई भारत की सुप्रसिद्ध गायिका, भारत की ही नहीं विश्व की भी गायिका हम लोग कह सकते हैं, लता मंगेशकर जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक थे और हर कोई जानता है दोस्तों इन्हें। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया रामपुर घराने से संबंधित थे। अब चर्चा करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य की। लोक नृत्य कई बार एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ रहे हैं। तो एक बार फिर आपको बताना चाहूँगा, एक बार आप ये उत्तर प्रदेश के मेरे द्वारा 6 पार्ट आप देख लेंगे तो गारंटी है आपका उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपके सामने उत्तर प्रदेश का प्रत्येक क्वेश्चन दम तोड़ता हुआ दिखाई देगा। चलिए तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला लोक नृत्य है चरकुला। घड़ा नृत्य है, औरतें सर पर घड़ा रख के डांस करती हैं और स्त्रियां सरों पर घड़ा रखे हों, तुरंत कृष्ण जी, बांसुरी और ब्रजभूमि याद आ जाती है। तो ये चरकुला नृत्य जो होता है वो ब्रजभूमि में होता है। पाई डंडा कृष्ण जन्माष्टमी पे मनाया जाता है, ये लोक नृत्य किया जाता है। बुंदेलखंड का ये लोक नृत्य है। राई नृत्य मयूर नृत्य होता है, आपने देखा होगा दोस्तों, महिलाएं पीछे मयूर के पंख बांधकर और नृत्य करती हैं, ये भी आपका बुंदेलखंड का ही है। शैरा नृत्य बुंदेलखंड का, हमीरपुर, झांसी और ललितपुर वाले क्षेत्रों में ये शैरा नृत्य किया जाता है। दीपावली नृत्य बुंदेलखंड। चौरसिया जौनपुर। कार्तिक गीत नृत्य बुंदेलखंड। रासलीला मथुरा एवं वृंदावन। धोबिया पूर्वी उत्तर प्रदेश। कर्मा मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। ये जो उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं ये टीईटी सीटेट वालों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के लोक संगीत की। रसिया जो संगीत है वो ब्रजभूमि के क्षेत्र में गाया जाता है। कजरी मिर्ज़ापुर में गाया जाता है। आल्हा बुंदेलखंड। बिरहा पूर्वांचल पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाया जाने वाला लोक संगीत है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों हम लोग अपना। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। मेले कई बार एग्जाम्स में उत्तर प्रदेश से संबंधित
मेले पूछे जाते हैं। और तो मेलों की अगर चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश में लगभग 2250 मेले लगते हैं, जिसमें से सर्वाधिक स्थान जहां पर मेले लगते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। सबसे ज़्यादा मेला आपका मथुरा में लगता है, 86 मेले। उसके बाद कानपुर 79, हमीरपुर 79, झांसी 78, आगरा 72, फतेहपुर 70, 72, 70। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जिले थे। मथुरा जहां पर पूरे वर्ष में 86 मेले लगते हैं, कानपुर 79 मेले, हमीरपुर 79 मेले, झांसी 78 मेले, आगरा 72 मेले और फतेहपुर 70 मेले। अब बात करते हैं प्रदेश के कुछ प्रमुख मेलों की एवं उत्सवों की। लखनऊ महोत्सव लखनऊ में मनाया जाता है, प्रतिवर्ष लखनऊ में लगता है। वाराणसी पर्यटन उत्सव नाम से ही पता चल रहा है, बनारस। आगरा पर्यटन उत्सव, आगरा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट गंगा महोत्सव। दोस्तों गंगा महोत्सव कहाँ लगता है? तो वाराणसी। त्रिवेणी महोत्सव, प्रयागराज। त्रिवेणी मतलब 3 नदियों का संगम, उसको त्रिवेणी कहा जाता है। होलिकोत्सव मनाया जाता है मथुरा। परिक्रमा मेला प्रतिवर्ष अयोध्या और सीतापुर में आयोजित होता है। कबीर मेला, मगहर, संत कबीर नगर। मगहर ऐसा माना जाता है कबीरदास जी की जन्मभूमि है। कंपिल पर्यटन उत्सव हमारे ज़िले फर्रुखाबाद में मनाया जाता है। कन्नौज पर्यटन उत्सव, कन्नौज। रामायण मेला ये चित्रकूट में मनाया जाता है। हरिदास जयंती, वृंदावन। सैयद सालार, बहराइच। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, प्रयागराज। बटेश्वर मेला मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको पशु मेला भी कहा जाता है, आगरा। महाकुंभ, प्रयागराज। गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेला, हापुड़। नौचंदी मेला, मेरठ। देवा मेला, बाराबंकी। माघ मेला मकर संक्रांति को। लगभग ये जो माघ मेला है वैसे इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है प्रयागराज का। और माघ मेला लगभग संपूर्ण उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे जहाँ जिस जिलों से गुजरता है वहाँ लगभग हर जगह माघ मेला का आयोजन होता है। कैलाश मेला आगरा के सिकंदरा में लगता है। दोस्तों एक बात और बताना चाहता हूँ आप लोगों से। इस वैश्विक महामारी कोरोना के समय काल में हमारी टीम आपको डेली 1 या 2 वीडियो उपलब्ध करा रही है। हम और संतोष सर लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोग, जो ये लॉकडाउन का समय है जिसमें कोई घर से नहीं निकल पा रहा है, आपकी पढ़ाई बाधित ना हो। तो आप लोगों से ये निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोगों के वीडियोस देखा करें, जुड़ा करें। आप जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन रहेंगे तो हम लोगों का भी उत्साहवर्धन होगा, हम लोगों को भी लगेगा कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। और जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं आएंगे तो हम लोग भी निराश हो जाएंगे कि बच्चे पढ़ने नहीं चाह रहे हैं, तो हम लोग भी फिर धीरे धीरे अपना वीडियो बनाना कम कर देंगे। और कल एक फ़ैसला लिया है हम लोगों ने कि वीडियोस के जो PDF हुआ करते हैं आज से वो ग्रुप में नहीं डाले जाएंगे। जितने बच्चे हमारे आज ऑनलाइन हैं, जो क्लास ले रहे हैं, उनको पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पर उनके PDF भेजी जाएगी। तो जितने लोग आज ये वीडियो देख रहे हैं मुझे मेरे नंबर पे मैसेज करिएगा, मैं पर्सनली सबको PDF भेज दूंगा। नंबर ज़्यादातर आप लोगों को जहाँ तक है पता होगा, जिसको नहीं पता है वो नंबर नोट कर ले मेरा 7985746606 7985746606। होता क्या है दोस्तों, हम लोगों ने डाल दिया कोचिंग के ग्रुप में, आपका PDF डाल दिया,
जो बच्चे नहीं देखते हैं वो भी उसका फ़ायदा ले रहे हैं, अनदर बच्चे जुड़े हुए हैं। हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे से जुड़े हुए हैं बच्चे वही इसका फ़ायदा लें। तो आज जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सभी को आज की PDF उनके WhatsApp नंबर पर भेज दूंगा। आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों हम लोग अपना। कैलाश मेला आगरा में मनाया जाता है, कालिंजर मेला बांदा, देवी पाटन मेला बलरामपुर, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है ये देवी पाटन मेला, सोरो मेला कासगंज, लठमार होली। इसमें दोस्तों कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, लठमार होली हो सकता है मथुरा आ जाए तो आप मथुरा लगा दें, लेकिन ये बरसाना है। क्या है? बरसाना। आयुर्वेद महोत्सव झांसी में मनाया जाता है, बिठूर गंगा महोत्सव जो कानपुर के आसपास वाले क्षेत्र में होंगे वो तो इसको बड़े आराम से लगा सकते हैं, बिठूर कानपुर में ही पड़ता है। लेकिन जो कानपुर से बहुत दूर स्थित हैं हो सकता है उन्हें ना पता हो कि बिठूर कहाँ पर पड़ता है। तो बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर में मनाया जाता है। कजली महोत्सव मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार एग्ज़ाम्स में आया है, महोबा। रामनगरिया फर्रुखाबाद, सब जानते होंगे आप लोग। श्रृंगीरामपुर का मेला फर्रुखाबाद, श्रावणी मेला फर्रुखाबाद। तो 4 मेले हुए दोस्तों। काम्पेल महोत्सव फर्रुखाबाद में, रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद में, श्रृंगीरामपुर का मेला फर्रुखाबाद में और श्रावणी मेला फर्रुखाबाद में। तो ये फर्रुखाबाद के 4 बहुत महत्वपूर्ण मेले हैं। ढाई घाट का मेला शाहजहाँपुर, शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये दोस्तों, कई बार एग्ज़ाम्स में आया है, शाकंभरी देवी मेला। खिचड़ी मेला गोरखपुर में मनाया जाता है मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में। प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर खिचड़ी मेला आयोजित होता है। रामनवमी मेला अयोध्या, राम बारात आगरा। अब एक मेला दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है, सुलह कुल। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है इस मेले को, सुलह कुल। तो आपको बताना है ये सुलह कुल मेला जो है वो उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर लगता है। चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के रंगमंच की। थिएटर या नाट्य शैली, जो स्टेजों पर नाटक किया जाता है उत्तर प्रदेश में 3 प्रमुख शैलियां हैं, रामलीला, रासलीला और नौटंकी। ये 3 रंगमंच हैं। नाट्य शैली को उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक प्रोत्साहन जो दिया वो अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने दिया। वाजिद अली शाह, इससे पहले मैं दोस्तों आपको उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ा चुका हूँ। जिन्होंने उत्तर प्रदेश के इतिहास का वीडियो ना देखा हो, इससे पहले मैंने उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ाया है। दोस्तों मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट उत्तर प्रदेश का भूगोल पढ़ा सकता था, लेकिन हर एक चीज़ का एक क्रम होता है, उससे पढ़ाना होता है। तो इसलिए सबसे पहले इतिहास, फिर इतिहास से जुड़ा हुआ आपका शिक्षा, संस्कृति, कला और साहित्य आता है। तो वो नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश की जनगणना, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का भूगोल। चलिए, तो रंगमंच में 3 नाट्य शैलियाँ हैं, रामलीला, रासलीला, नौटंकी। नाट्य शैली को उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक प्रोत्साहन किसने दिया था दोस्तों? अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने। 1963 में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना हुई। 1975 में भारतेंदु नाटक एकेडमी की स्थापना हुई। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय, प्रसिद्ध संग्रहालय जो कला और साहित्य से ही संबंधित हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य संग्रहालय जो है वो दोस्तों लखनऊ में स्थित है। राजकीय संग्रहालय जो है वो मथुरा और झांसी में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी, अंतर्राष्ट्रीय रामकथा, इंटरनेशनल रामकथा संग्रहालय और आर्ट गैलरी जो स्थित है वो आपकी अयोध्या में स्थित है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर सिद्धार्थनगर में स्थित है। लोक कला संग्रहालय लखनऊ में स्थित है। जनपदीय संग्रहालय जो है दोस्तों आपका वो सुल्तानपुर में स्थित है। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय ये आपका कन्नौज में स्थित है। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, राज्य का स्वतंत्रता संग्राम का जो संग्रहालय है वो आपका मेरठ में स्थित है। आपको पता होगा मेरठ से सैनिकों की टुकड़ी निकलकर
दिल्ली में कूच किया और दिल्ली में जाकर बहादुर शाह जफ़र द्वितीय को अपना राजा घोषित किया। इस वजह से उत्तर प्रदेश का जो स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय है वो मेरठ में स्थित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय रामपुर में स्थित है। राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा में स्थित है। अब दोस्तों चर्चा करते हैं कुछ उत्तर प्रदेश के साहित्य की। उत्तर प्रदेश के साहित्य की अगर चर्चा करी जाए तो उत्तर प्रदेश के साहित्य के बिना संपूर्ण भारत का साहित्य अधूरा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो कलाकार हुए वो भारत में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उन्होंने अपनी ख्याति प्राप्त करी। उनकी रचनाओं को विश्व में भी प्रोत्साहित किया गया। आइए देखते हैं। प्रदेश के लगभग 85% लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। आप सभी को पता होगा उत्तर प्रदेश के लगभग कोने में आप सभी लोग घूमे होंगे। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर जगह आपको हिंदी ही देखने को मिलेगी। प्रदेश की राजभाषा जो हिंदी थी वो 14 सितंबर सन 1949 को घोषित की गई। 85% लोग जो दोस्तों हिंदी बोलते हैं, उसके बाद जो बचे शेष 15% वो उर्दू बोलते हैं, उर्दू भाषा का प्रयोग करते हैं। प्रमुख बोलियां जो उत्तर प्रदेश में हैं, खड़ी बोली आपको देखने को मिलेगी। दिल्ली से सटे हुए जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे, मेरठ है, शामली है, बुलंदशहर है, सहारनपुर है, ये सब आपको खड़ी बोली का क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। कासगंज, एटा तक आपको खड़ी बोली देखने को मिलेगी। उसके बाद अवधी भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुलसीदास जी ने रामायण जो लिखी वो अवधी भाषा में लिखी और काफ़ी लोकप्रिय भाषा है उत्तर प्रदेश की अवधी, जो आपको सीतापुर, हरदोई, इलाहाबाद, कानपुर, उन्नाव, फैजाबाद, अयोध्या, श्रावस्ती, बहराइच, इन सब क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगी अवधी भाषा। ब्रिज, मथुरा से आसपास लगे हुए सभी डिस्ट्रिक्ट ब्रिज भाषा। भोजपुरी आपको दोस्तों पूर्वांचल में देखने को मिलेगी, जैसे आपका गोरखपुर हो गया, शामली हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया, वाराणसी हो गया, इन सब क्षेत्रों में आपको भोजपुरी, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, इन सब क्षेत्रों में मऊ है आपका, इन सब क्षेत्रों में आपको भोजपुरी देखने को मिलेगी। फारसी और बुंदेलखंडी ये प्रमुख बोलियां हैं। तो कौन कौन सी बोलियां हैं दोस्तों? खड़ी बोली, अवधी, ब्रज, भोजपुरी, फारसी और बुंदेलखंडी। प्राचीन काल से ही प्रदेश के साहित्य का प्रमुख केंद्र वाराणसी रहा। हमने आपको बताया था दोस्तों, साहित्य का केंद्र, साहित्य का हो चाहे कला का हो, बनारस प्राचीन समय से ही उत्तर प्रदेश का केंद्र रहा। उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि अगर हम इसको भारत का भी केंद्र कहेंगे तो गलत नहीं होगा। और दूसरा जो केंद्र रहा दोस्तों वो लखनऊ रहा। लखनऊ केंद्र बना नवाबों के काल में। लखनऊ में उर्दू साहित्य, गायन, ठुमरी, मुशायरे का पूर्ण रूप से विकास अवध के नवाबों के काल में हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। भारत प्रदेश के हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार एवं कवि, साहित्यकार देखते हैं दोस्तों कौन कौन से थे। तो हिंदी के साहित्यकार दोस्तों हमारे कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूधनाथ सिंह और भगवती प्रसाद वर्मा, ये हिंदी के कुछ प्रमुख साहित्यकार थे। इसके बाद और सारे हैं दोस्तों, कई सारे लोग हैं, लेकिन ये जो 16 हैं आपको ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद बीच बीच में आपके कई सारे कवि हैं जो छूट गए हैं, जो साहित्यकार हैं वो छूट गए हैं, लेकिन जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थे 16 वो चुनिंदा मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। अब उर्दू साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार जो थे, हो सकता है इनमें से कुछ का नाम आपने सुना हो सकता ना सुना हो, लेकिन हाँ मिर्ज़ा गालिब का नाम आप सभी ने सुना होगा। चलिए देखते हैं। नाजिर अकबराबादी, मीर तकी मीर, मिर्ज़ा गालिब,
सिमास अकबराबादी, हसरत मोहानी, अकबर इलाहाबादी, फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही होनहार छात्र रह चुके। महादेवी वर्मा, फिराक गोरखपुरी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, हरिवंश राय बच्चन, ये सब क्लास फेलो थे, एक साथ पढ़ते थे। सुमित्रानंदन पंत। चलिए, फिराक गोरखपुरी के बाद आरजू लखनवी, मजरूह सुल्तानपुरी, कैफ़ी आज़मी, उर्दू साहित्य में बहुत ही ख्याति प्राप्त करने वाले कैफ़ी आज़मी, शकील बदायूनी। अगर आप लोग साहित्य में रुचि रखते होंगे तो इनमें से कुछ का नाम नहीं सुना होगा। जिन्होंने नहीं सुना हो कोई बात नहीं है, अब आप सुन लीजिए और कोशिश करिएगा कि इनकी कोई ना कोई कृतियाँ आपको पढ़ने को मिले तो पढ़िएगा ज़रूर। चलिए, प्रसिद्ध साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं। अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, कई बार एग्ज़ाम्स में ये रचनाएं पूछी जाती हैं। तो जो रचनाएं ली हैं दोस्तों मैंने, वो उत्तर प्रदेश से ही संबंधित कलाकारों की ली हैं केवल। कबीरदास, साखी, सबद, रमैनी, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। रैदास जी की दानी, सूरदास का सूरसागर साहित्य लहरी, मुंशी इंशा अल्लाह खां, रानी केतकी की कहानी, ये मुंशी इंशा अल्लाह खां की है। जगदीश नारायण श्रीवास्तव, उपन्यास की शर्त, अधूरा साक्षात्कार। मुंशी प्रेमचंद, गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, करबला, सेवा सदन। जिसमें से गोदान, गबन आप सभी लोग जानते होंगे। आपको जो याद रखने लायक है वो रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, करबला और सेवा सदन। वृंदावन लाल वर्मा, मृगनयनी, और इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो कृति रही वो झांसी की रानी। वृंदावन लाल वर्मा, झांसी की रानी। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारत दर्शन, प्रेम तरंग, चंद्रावली। मैथिली शरण गुप्त की साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध, भारत भारती और द्वापर, जिसमें से आप लोग साकेत और भारत भारती जानते होंगे। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत, आप सभी को पता होगी, कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है। पद्मावत किसकी कृति है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की। अखरावत, आरितरी, कलाम। सुमित्रानंदन पंत की वीणा, ग्रंथि, युगांतर, पल्लव। महादेवी वर्मा की निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, स्मृति की रचनाएं, गिल्लू। जयशंकर प्रसाद, कामायनी, कंकाल और इरावती। हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला, काफ़ी प्रसिद्ध रही मधुशाला। मधुबाला, निशा निमंत्रण। तो ये थे दोस्तों प्रदेश के प्रमुख साहित्यकारों की कुछ रचनाएं। प्रदेश में प्रसिद्ध साहित्यकार मजरूह सुल्तानपुरी, वास्तविक नाम इनका अस्तार उल हसन खान था। वर्ष 1993 में इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। हिंदी साहित्य में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा जी को वर्ष 1968 में मिला। महादेवी वर्मा जिनकी जन्मस्थली अपना ज़िला फर्रुखाबाद है। अब चर्चा करते हैं आज के अंतिम पॉइंट, उत्तर प्रदेश के कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालयों की। तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे प्राचीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वो आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में बना था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली। स्थापना हेतु 2013 में अधिनियम घोषित किया गया, पारित किया गया। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय 2001 झांसी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का उत्तर प्रदेश का साहित्य, कला और संस्कृति। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके मुझे बताइए, और
कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि आपको अच्छे से अच्छा ला कर देने की। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे उत्तर प्रदेश की जनगणना, जनसंख्या। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।